बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के हमारे सामान्य सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर अनिल जैन जी लंबे समय से पार्टी के संगठन में जुड़े हुए हैं। आप इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में या अन्य पार्टी की जिम्मेवारी के रूप में, इसके साथ अनेकों प्रदेशों के प्रभारी के रूप में, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, अनेकों राज्यों में आपने प्रभारी के तौर पर पार्टी का कार्य किया है। और आप सब जानते मित्रों कि पिछले दिनों से एक आम चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 9 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य पर पूरे देश में महाजन संपर्क का आयोजन कर रही है। और उसी क्रम में आज हिमाचल प्रदेश में इसकी धर्मशाला से लॉन्चिंग हो रही है। इस उपलक्ष्य पर आदरणीय डॉक्टर जैन आज दिल्ली से यहाँ हम सबके बीच में पहुंचे हैं। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे बीच में पूर्व में रहे विधानसभा के स्पीकर और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विपिन सिंह परमार जी, हमारे बीच में इस लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री किशन कपूर जी भी, हमारे बीच में कांगड़ा से लगातार चुनकर आए तीसरी बार विधायक श्रीमान पवन काजल जी, पूर्व में रहे मंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेत्री बहन सरवीन चौधरी जी, नगरोटा क्षेत्र के पूर्व में रहे विधायक भाई कुक्का जी, हमारे बीच में इस जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी, पार्टी के प्रदेश के सचिव श्री विशाल चौहान जी और श्री वीरेंद्र चौधरी जी, इसी धर्मशाला क्षेत्र से हमारे 2022 में रहे प्रत्याशी श्री राकेश चौधरी जी और धर्मशाला नगर निगम के मेयर भाई ओंकार नहरिया जी इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और आज के मुख्य प्रेस संवाद के वक्ता आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी से कि वो अपनी बात रखे आज इस विशेष अवसर पर। और मेरा प्रेस के मित्रों से भी निवेदन है कि आज की प्रेस वार्ता विशेष रूप से ये जो अभियान महाजन संपर्क आपके बीच में आज जिसकी लॉन्चिंग होगी, मेरा आपसे निवेदन है कि इसी को हम केंद्रित करें जो आज हमारे संवाद का हेतु भी है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा डॉक्टर अनिल जैन जी से कि वो आज हम सब यहाँ पर आए हुए प्रेस मित्रों को संबोधित करें। डॉक्टर अनिल जैन। इससे पहले कि डॉक्टर अनिल जैन जी अपनी बात रखें, मेरा निवेदन रहेगा हिमाचल प्रदेश के हमारे लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि वो अपनी बात रखें। श्री जयराम। मित्रों, आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय पर डॉक्टर अनिल जैन जी अपनी बात कहेंगे। मैं इनका स्वागत करता हूं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। यह हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और हम दशक में प्रवेश कर गए। और भारतीय जनता पार्टी के आज तक के इतिहास में यह पहला अवसर है कि देश में मजबूत सरकार के साथ स्थायी सरकार और 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पूरे देश में भारत का अगर विकास की दृष्टि से हम देखें तो भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारत का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा हुआ है। आज भारत पूरे विश्व के मानचित्र पर अलग पहचान के साथ, अलग सम्मान के साथ खड़ा है। और ऐसे में आपने इस बात को भी देखा होगा कि देश के अंदर और देश के बाहर पूरी दुनिया में अगर लोकप्रियता की दृष्टि से हम देखें तो नरेंद्र भाई मोदी जी आज विश्व के सर्वप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में। और ये सम्मान की परिस्थिति आप लोगों ने यही नहीं, अभी हाल ही में बाहर के देशों में जहां जाना हुआ, आपने इस बात को भी देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार का सम्मान के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो भारत की संस्कृति के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद पांव छू करके उनको अपना आदर व्यक्त कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व का विषय है। मित्रों, आज का ये जो विषय है, 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात एक महा जनसंपर्क का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में शुरू किया है और उसके अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम हैं। उन सारी चीजों को लेकर के मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन आज का एक कार्यक्रम जो विशेष तौर से जो हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया है कि 1 तारीख यानी कि आज 1 जून को और 2 जून को, थोड़ा कुछ जगह 2 जून को भी रखा है, संपर्क से समर्थन। यानी कि हमारे समाज में ऐसे प्रबुद्ध लोग जिनकी समाज में एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी पहचान है, उनका सम्मान है, ऐसे लोगों के साथ 9 वर्ष की जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनका भी हम जिक्र करने के लिए जाएंगे और उसके साथ साथ में उनके सहयोग के लिए भी अपील करेंगे। उस दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम धर्मशाला में यहाँ पर आयोजित हो रहा है और डॉक्टर अनिल जैन जी दिल्ली से आए हैं और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, पूरे देश भर में विकास की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं और प्रदेश में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। केंद्र के विषयों को लेकर के आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी अपनी बात कहेंगे, लेकिन हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए जो बहुत बड़ा योगदान रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पिछले 5 वर्ष में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, हमें बहुत सारी चीजें हिमाचल प्रदेश में जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो चीजें। अटल टनल रोहतांग 3,300 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हुई, जिसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद समर्पित किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 वर्ष के कार्यकाल जब भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण हुआ तो यही धर्मशाला में आकर के जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हमने की थी, मैं पहले हम 1 साल के कार्यकाल में हमको यहाँ पर बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए आए थे और 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट धर्मशाला में हुई थी और उसके अंतर्गत 96,000 करोड़ के जो MOU साइन हुए थे और उसमें आगे बढ़ करके 28,000 करोड़ रुपए के MOU जो हुए थे उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने में मंडी आकर के उन्हें हमको अपना आशीर्वाद दिया और हिमाचल प्रदेश उस दृष्टि से प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में आगे बढ़ा। और यही नहीं रुके, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को मिलना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए, हिमाचल के लोगों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था। एम्स का शिलान्यास हुआ, शिलान्यास ही नहीं हुआ, शिलान्यास के पश्चात वो भवन बन करके तैयार हुआ और प्रदेश की जनता के लिए समर्पित किया। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रही। हमारे हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट सिटी के नाते धर्मशाला और शिमला के लिए एक बहुत बड़ा योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा और उसी तरह से आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को मिलना, जो पूरे देश भर में 3 मिलियन, 3 में से
एक हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आया, ये भी तो बहुत बड़ी जीत रही है। बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश भर में 3 मिले और 3 में से एक हिमाचल प्रदेश को मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उनकी एक देन के रूप में हिमाचल प्रदेश की रही है। वंदे भारत ट्रेन जहां पूरे देश भर में उस वक्त 3 शुरू हुई थी, तो चौथी जो वंदे भारत ट्रेन की अगर शुरुआत हुई तो हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू। और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में चंबा के जहां बहुत लंबे अरसे के बाद किसी प्रधानमंत्री का जाना हुआ, वहां जाकर के 3000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 का जो शिलान्यास शुभारंभ वहां पर करना, ये भी एक हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में आजकल के दिनों में अब चर्चा का विषय बना है कि सबसे बड़ा कनेक्टिविटी का इशू था। और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हिमाचल प्रदेश में हर तरह से कनेक्टिविटी में सुधार आ रहा है। जहां हमारी 2 फ्लाइट 3 फ्लाइट चलती थी गग्गल एयरपोर्ट से कांगड़ा से, आज यहां से 9 फ्लाइट्स दिन की जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दौर 2000 विस्तारीकरण का उस पर मैं आ रहा हूं, तो आप अंदाजा लगाए कि कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितना उसमें हम आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारा शिमला का एयरपोर्ट जो 4 साल तक बंद रहा, वहां पर आज फ्लाइट चल रही है। और कांगड़ा एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, उसके लिए सारी औपचारिकताओं का दौर लगभग पूर्ण है। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उसका विस्तारीकरण यानी कि उसका एक्सपेंशन भी हमारा शुरू होगा। मंडी में एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की शुरुआत की दृष्टि से हम बहुत एडवांस स्टेज में पहुंचे, जिसकी सर्वेक्षण सारी टेक्निकल सारी चीजें काफी हद तक हो गई है। लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस अब शुरू होने वाली है। और 4 लेन की मैं बात करूं, और 4 लेन हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि बाई एयर कनेक्टिविटी एक लिमिटेड हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए संभव है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में सड़कें अच्छी बने, सड़कें बेहतर चौड़ी बने, पक्की बने, और उसमें 4 लेन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हिमाचल एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में 4 लेन के प्रोजेक्ट आज शुरू हो चुके हैं। और जिसमें आपके कीर्तपुर से मनाली के 2 पोर्शन उद्घाटन के लिए तैयार हैं, जिसमें टनल्स भी हैं, और वो एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में होगी। जहां मंडी से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए 6 घंटे लगते थे, अब सिर्फ मंडी से 2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना उसमें अंतर आया है। और 9000 करोड़ रुपए के लगभग वहां पर जो 2 पोर्शन है उसके 4 लेन के, वो इनॉग्रेशन के लिए तैयार है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इस बात के लिए निवेदन किया है कि वो आएं और उनका उद्घाटन करें। मटौर से हमारा शिमला मटौर, उसका काम में भी प्रगति हो गई है, वो भी शुरू हो चुका है और युद्ध स्तर पर काम उसमें चला है। और परवाणु से शिमला 4 लेन, वो भी युद्ध स्तर पर चला है। और पठानकोट मंडी, उसके काम की प्रोसेस भी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है, उसका भी काम शुरू हो चुका है। और चंबा नेशनल हाईवे, और कुल मिलाकर के कनेक्टिविटी की दृष्टि से अगर मैं बात कहूं तो केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान 4 लेन के रूप में लगभग 41,000 करोड़ रुपए जो है, जो प्रोजेक्ट हमारे कुछ पूरे हुए हैं, कुछ पे काम चल रहा है, कुछ अभी शुरू होने वाले हैं 4 लेन के। ये कनेक्टिविटी की दृष्टि से हिमाचल छोटे से प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और इसी के साथ साथ में हमारे और भी विकास की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान रहा, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे सिर्फ हिमाचल के संदर्भ में ये कुछ चीज़ों का जिक्र करना था। और आज मैं फिर से एक बार डॉक्टर अनिल जैन जी का स्वागत करते हुए इनसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 9 वर्ष
गौरवमयी तरीके से पूरे देश भर में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पूर्ण किए हैं और जो उपलब्धियां पूरे देश में और दुनिया में, और उसमें हिमाचल प्रदेश का भी मैंने थोड़ा जिक्र किया जो हिमाचल के लिए योगदान रहा, उस दृष्टि से आप अपनी बात रखें। और डॉक्टर अनिल जैन, थैंक यू प्लीज। हिमाचल के और खासकर धर्मशाला के सभी प्रखर और प्रभावी पत्रकारों के साथ मुझे दूसरी बार बात करने का मौका मिल रहा है। शायद पहली बार का आप लोग को नहीं याद होगा। मैं अमित भाई के साथ जब आया था तो हम लोग चर्चा भी की थे, मिले भी थे, गपशप भी हुई थी। तो यहाँ की जो प्रखर प्रेस है उसके बीच में मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने हिमाचल से संबंधित कुछ बातें, टिप ऑफ द आइसबर्ग, कुछ बातें आपके समक्ष रखी हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 वर्ष से जब से कार्यकाल संभाला है तब से हिमाचल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो आपके साथ में उन्होंने साझा की है। देश में और दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार 9 वर्ष तक चली है उसने क्या क्या किया है, इस पर थोड़ी सी बात मैं रखूँगा। और मेरा निवेदन आप लोगों से यही रहेगा कि क्योंकि ये हमारा आज से पूरे देश भर में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और हिमाचल की शुरुआत यहाँ धर्मशाला से आज हो रही है। तो हम संपर्क से समर्थन या 9 वर्ष के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल इससे संबंधित ही अपनी वार्ता जारी रखें तो ये समसामयिक होगा, उचित होगा। जैसा माननीय जयराम जी ने कहा कि हर क्षेत्र में, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में भी हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से, चाहे वो एयरपोर्ट के विषय हो, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे वो रोजगार या व्यावसायिक विषय हो, चाहे ड्रग पार्क का हो, चाहे मेडिकल डिवाइस का हो, चाहे नेशनल हाईवेज का हो, किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी हो, टेली कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, इसमें प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ किया है तो इससे जब चावल पके कि नहीं पके हैं कोई हांडी पलट के नहीं देखता है, 1-2 चावल निकाल के देखते हैं कि चावल पके हैं कि नहीं। तो कम से कम हमारे हिमाचल के आप सुधीजन, आप सब जागरूक पत्रकार इस बात को समझ सकते हैं कि देश में और दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया हुआ। क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूं। एक वाकया मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। जब मैं मेडिकल कॉलेज लखनऊ में पढ़ता था, 1979 में मैं पढ़ने गया था और मेरा बैच 200 लोगों का बैच, उसमें से करीब 70-80 लोग आज दुनिया के बड़े बड़े अलग अलग देशों में स्थित हैं और बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हैं। मेरा बैचमेट अभी पीछे डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR बलराम भार्गव, कोविड के समय में आप लोगों ने देखा वो माननीय प्रधानमंत्री के साथ प्रेस वार्ता में। ऐसे लोग 2014 से पहले मुझे फ़ोन करते थे। जो बाहर होता है देश से, उसको देश के प्रति या घर के प्रति ज़्यादा लगाव रहता है। हम लोग रूटीन में रहते हैं तो उतना शायद नहीं संवेदनशीलता रख पाते हो। वो फ़ोन करते थे, अनिल जैन तुम राष्ट्रवादी होते थे, संघ की शाखा लगाते थे सारे हॉस्टल्स में, और सारी दुनिया में लोग हमको स्कैम इंडिया कहकर पुकारते। हमारा माथा शर्म से झुक जाता है, हम वी कांट फेस पीपल। और सही में इसका हमारे पास जवाब नहीं होता था जी। 2014 से जब से नरेंद्र भाई जी के साथ नेतृत्व में देश में सरकार चली है,
आज 2019 के आने के बाद और 19 तक वो लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हम जहाँ जाते हैं लोग हमको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के देश का बाशिंदा है। हमारा सीना सही मायने में 56 इंच का होता है। इतना मान, स्वाभिमान, सम्मान दुनिया में आज भारतवर्ष का है, हाईएस्ट पेडल पर है। इससे पहले कभी भी देश का मान, सम्मान, स्वाभिमान इतना ऊंचा नहीं रहा। ये नेतृत्व की क्षमता है। मैं अगर एक विषय कहा जाए तो जिस प्रकार से दुनिया में कहीं भी भारतवासी है, पूरी दुनिया में, देश में या विदेश में, विरोधी होगा, पक्ष का होगा, कोई भी, हर भारतवासी मानता है कि 14 के बाद से भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान सारी दुनिया में बढ़ा है। भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। क्या बात है कि देश के बाहर पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो तीसरी चौथी लाइन में खड़े होते थे, दिखता भी नहीं था, पता न देश में पता लगता था न दुनिया में। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बीच में खड़े होते हैं। G20 के अगर देश है तो 9 लोग इधर खड़े हैं, 10 लोग इधर खड़े हैं, बीच में नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं। आप सबने ये दृश्य तमाम बार देखा। ये भारत की धमक आज सारी दुनिया में है। इसका कारण नेतृत्व है, इसका कारण नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, और योजनाएं जो 140 करोड़ भारतवासियों को लाभ दे रही हैं, इसके कारण से दुनिया नरेंद्र मोदी जी को मानती है। मोदी जी अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं, इसके कारण से नहीं। मोदी जी ने 140 करोड़ भारतवासियों के जीवन में परिवर्तन किया है, इसलिए दुनिया भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा के रखती है। उनकी धमक है, और उन्होंने अपनी बात को दृढ़ता से, भारत के हित की बात को दृढ़ता से हर वर्ल्ड फोरम पर रखा है, चाहे पर्यावरण का विषय हो, चाहे व्यवसायिक विषय हो, चाहे WTO का विषय हो, हर जगह अपनी बात को उन्होंने रखा है। इसके कारण से आज मैं, क्योंकि मैं आप सब लोग सब बातें जो व्यवसायिक होती हैं, आर्थिक होती हैं, सामरिक हैं, सांस्कृतिक हैं, इन सब विषय पर चर्चा करते हैं, तो इसलिए मैंने पहली बात विदेश के हिसाब से रखी। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर ये अभी ये तो कुछ 4 दिन पहले की बात है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये दिखने में नोट लगता होगा, लेकिन ये भारत का मान सम्मान बढ़ने का काम है। भारत को किस पैडस्टल पर ले गए, जो बाइडेन अगर प्रधानमंत्री जी को दूसरी जगह से चलकर आकर कंधे पर हाथ रखकर करते हैं, ये कभी पहले किसी ने कल्पना ही नहीं करी होगी। ऑटोग्राफ मांगते हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो वैश्विक स्तर पर, चाहे वो फ्रांस की एनवायरनमेंट समिट हो, उसमें जब उन्होंने अपनी बात रखी थी तो दुनिया के जो बड़े देश थे उन्होंने पहले बात नहीं मानी, और अंत में सब देशों को प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों पर आना पड़ा। तभी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकती है, तभी दुनिया समन्वय और शांति के साथ रह सकती है। तो दुनिया में जो समन्वय शांति स्थापित करने के लिए सारी दुनिया नरेंद्र मोदी की तरफ देखती है। यूक्रेन और US रशिया का युद्ध होता है, चाहे पाकिस्तानी बंदा भी है, तो अगर भारत का झंडा लेके निकलता है, ये भारत के झंडे का मान सम्मान बढ़ाया है, और उसको उस वक्त सुरक्षा निकल जाता है। हजारों बच्चे अपने इसलिए दोनों देश, युद्ध वाले देश, दोनों देश के राष्ट्रपति को फोन करके युद्ध विराम कर देते हैं और देश के बच्चों को निकाल लाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। ये वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान कैसा बढ़ा है, इस बात को दर्शाता है। जहाँ तक 9 वर्ष के कार्यकाल का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया था 15 अगस्त 2014 में, तब उन्होंने सबसे पहली जो आर्थिक दृष्टि से सारी देश में जिसने भूचाल लाया है और बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, वो थी जो हमारी जनधन योजना। जनधन अकाउंट जब खुले तो उसके बाद मुझे कुछ समय बाद बाहर विदेश जाना हुआ, पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री था, तो इतना बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन 15 अगस्त 2014 में उन्होंने बात रखी, और जनवरी 2015 तक 28 करोड़ से ज़्यादा के खाते खुल गए। आज तो वो 48 करोड़ से ज़्यादा खाते जनधन वाले।
दुनिया के तमाम देशों में, जिस समय मैं गया, फ्रांस भी गया, मैं अमेरिका में भी गया, उस समय लोग आश्चर्य करते थे कि इतना बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे पॉसिबल है। बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था। और आज इसकी दमक हम देखते हैं कि इन जनधन खाते के कारण से बिचौलिए समाप्त हो गए। जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे गोल हो जाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में ये स्थिति और ये संस्कृति लागू हुई है कि 1 रुपया चलेगा तो 99 पैसे नहीं होंगे, 1 का 1 रुपया बेनिफिशियरी के खाते में पहुंचता है। ये कारण बिचौली आज करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए जो बिचौलिए खा जाते थे वो देश के संसाधन में, देश के गरीबों के कल्याण में लग रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की कार्य संस्कृति है। तो ये जनधन खाते से, जब जनधन खाते, आधार और मोबाइल, जैम, इनको इन्होंने प्रचारित किया और जैम के कारण से बिचौलिए समाप्त हो गए। सभी योजनाओं का लाभ देश के गरीबों को, देशवासियों को मिलने लगा। ये पहली सूझबूझ थी उनकी कि लोगों ने मजाक बनाया था। कांग्रेस के लोगों ने मजाक बनाया था कि जनधन खाते से क्या हो, और आज जनधन खाते इस देश की सबसे बड़ी शक्ति। हर घर में खाता जरूर है। पूरे देश फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ गया। नरेंद्र मोदी जी ने जब देश में स्वच्छता की आग्रह किया तब लोगों ने मजाक बनाया था कि झाड़ू लेके चल रहे हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा सराहा जाने वाला आज तक स्वच्छता का आग्रह, ये आंदोलन, ये कार्यक्रम आज दुनिया में माना जाता है। सबसे ज्यादा सराहा जाने वाला कोई कार्यक्रम है तो स्वच्छता का आग्रह। और उसके साथ करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। 12 करोड़ अगर शौचालय बन गए। शौचालय देखने में लगते हैं कि शौचालय के 3 बहुत बड़े पहलू हैं। एक तो महिलाओं के जीवन में उनका मान सम्मान और उनकी इज्जत, इसीलिए उसको इज्जत घर करके रखा। आप कल्पना करिए कि बच्चियों को पूरे दिन घर में बैठी रहती थी, दिन के समय पर, शाम के समय पर होगा तब शौच के लिए जाना होगा। ये बहुत छोटी घटना दिखती होगी। मैं गांव से आता हूं और मैं यूपी का रहने वाला हूं। हमने ये बहुत करीब से देखा है इन परेशानियों। आज वो स्थिति नहीं है। 12 करोड़ लोगों के परिवार में तो 60 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो परिवर्तन किए वो इंक्रीमेंटल नहीं किए, ट्रांसफॉर्मेशनल किए हैं। 1 लाख 2 लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, ऐसा नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। इस तरह की बात की जब उन्होंने शौचालय आने से, गंदगी से सबसे ज्यादा बीमारियां होती 90% में, डॉक्टर के नाते कह सकता हूं। और गंदगी को समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन स्वच्छता है। स्वच्छता और शौचालय। फिर इस प्रकार के कार्यक्रम लाए। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी। तो लोगों को मजाक लगती थी कि जब 12 रुपए का बीमा आया, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 18 करोड़ लोग उससे जुड़े थे। 18 करोड़ लोग अगर बीमा की योजना से जुड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जीवन ज्योति योजना लाई। मैं 2014 से लेकर अब तक की 9 साल की बातचीत करेंगे तो जो सोशल सिक्योरिटी दी गई देश में, आयुष्मान कार्ड की बात आई, देश में आयुष्मान योजना लागू की गई। क्योंकि हेल्थ के विषय में 2 योजनाएं सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर रही। एक तो आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का बीमा, 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं बड़े बड़े ऑपरेशंस में। मैं फिर कहूंगा कि मैं डॉक्टर हूं तो मैंने देखा है कि लोगों को अपने नियर एंड डियर का इलाज कराने के लिए जमीन बेचनी पड़ती थी और जमीर भी बेचना पड़ता था। आज ना कोई जमीन बेचने की जरूरत पड़ती है, ना जमीर बेचने की जरूरत पड़ती है। देश के गरीब बड़ी से बड़ी जगह, अच्छी से अच्छी जगह अपने नियर एंड डियर का, अपने परिवारीजनों का इलाज करा सकते हैं। ये देश में ये योजनाएं लाने वाला कौन है? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक आदमी नहीं 50 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। जो मैं कहता कि भाई ये इंक्रीमेंटल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। जन आरोग्य योजना, जिसमें गरीबों को सस्ती दवाई मिल सके। पहले ये 600 जगह थी, आज देश में
3000 से ज़्यादा केंद्र खुल गए, हर तहसील स्तर पर इसका केंद्र खुलने की, क्योंकि मैं इस योजना के तहत केंद्र की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका भी मेंबर हूं। हर तहसील में देश की में जन आरोग्य योजना की दुकान पहुंचे, जिसमें जेनरिक मेडिसिन मिले। 90% तक कमी आती है खर्चे में। डायबिटीज वाले जो पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं, जिनको क्रोनिक डिजीज है, उनकी हमेशा ही दवाई चलेगी। ऐसे गरीब लोग कहाँ जाएं? तो इस चीज को देखकर ऐसी योजना लाना देश में, अगर मैं सही मायने में एक एक योजना के बारे में बहुत देर चर्चा करूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। कहने का अभिप्राय है कि देश में लोगों को गरीब कल्याण, इस देश के प्रधानमंत्री का फोकस, सबसे बड़ा फोकस गरीब कल्याण है, और यही हमारी विचारधारा है, और इसी को अंत्योदय कह सकते हैं। हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब भी हम सरकारें बनाएंगे तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या हो? अंत्योदय। और इस अंत्योदय का गरीब कल्याण का सिनोनिम है, और इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता कि देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। चाहे वो उज्ज्वला की गैस हो, जब नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला की गैस लाई, 5 साल के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा के गैस कनेक्शन हुए, और उससे पहले पूरे 65 साल में आजादी के बाद से 2014 तक कुल मिलाकर 12.5 करोड़ कनेक्शन थे गैस के, और अकेले इनके 5 साल के 12 करोड़ गैस कनेक्शन हुए, वो भी फ्री वाली। तो देश के परिवारों में, महिलाओं में धुएं से मुक्ति, स्वास्थ्य की उन्नति और सुविधा, तीनों चीज गैस कनेक्शन से मिली। ये सोच, गरीब कल्याण की सोच कहां से आती है? इन्हीं ब्यूरोक्रेसी में, इन्हीं संसाधनों में पहले भी सरकारें चलती थी और मोदी जी ने सरकार चलाई। ये अंतर है सोच का, ये अंतर है नेतृत्व का, ये अंतर है संवेदनशीलता का। देश के गरीब के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे तो योजनाएं निकलेंगी। इस बात को देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश के सामने रखा। हमारी अर्थव्यवस्था, दुनिया में सब अर्थव्यवस्थाएं डाउन जा रही हैं। हमारे कुछ पैरामीटर्स पीछे भी आपने देखे होंगे, कुछ कम गए हैं, लेकिन सारी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सबसे ज्यादा रोबस्ट अर्थव्यवस्था आज हिंदुस्तान की है। जो लार्जर इकोनॉमीज में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है। और इस अर्थव्यवस्था का कारण समय पर, कोविड के टाइम पर सारे बड़े बड़े देश डूब गए। कोविड के टाइम पर लोगों ने डायरेक्ट कैश भी दिए, अमेरिका ने दिए, यूरोपियन कंट्रीज ने दिए, बाद में उन्होंने झेलना पड़ा और कई बैंक्स उनके फेल हो गए। भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाई इसलिए नहीं क्योंकि हमने इसका संयोजन रखा। देश के प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया हो या 4 पैकेज कोविड के टाइम पे दिए हों, लेकिन किसी को सीधे पैसे देकर और खर्च कर दो, इस व्यवस्था नहीं। सहूलियतें दी, ऋण मिले, व्यवसाय बढ़े, लोग अपनी कमाई बढ़ा सकें, कमाई कर सकें। देश के 1915-16 में जब स्पेनिश फ्लू हुआ था तो 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, और उसमें बीमारी से मरने वाले 2 करोड़ लोग थे और भूखमरी से मरने वाले 3 करोड़ लोग थे। जब देश में अभी महामारी आई तो सारी दुनिया को ये लगता था कि अब भारत का क्या होगा। और मुझे यहाँ के, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इवन मेडिकल का बंदा होने के कारण दूसरे पार्टी से भी मेरा खूब अच्छा रिलेशन है। वो लोग कहते थे कि भारत में क्या होगा, करोड़ों करोड़ों लोग मर जाएंगे, हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है, हम कैसे चलाएंगे। और सारी दुनिया भी यही कहती थी। दुनिया में सबसे अच्छा कोविड का मैनेजमेंट अगर किसी देश ने किया है, सबसे कम संसाधन होने के बाद, हमारा हेल्थ इंडिसेस में दुनिया के परिप्रेक्ष्य में 100 से नीचे नंबर था, और जो 1 नंबर के देश थे वो धराशायी हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 सारे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इनकी स्थिति सबने देखी, सारी दुनिया ने देखी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोविड से लड़ाई लड़ी तो उसमें ध्यान रखा कि हमारे संसाधन कैसे हैं और हमें कैसे लोगों को साथ लेके चलना है। कोविड के समय पर अगर भूखमरी से बचाने का काम किया, 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री ने यह दूरदर्शिता दिखाई कि एक भी आदमी को भूख से मरने नहीं देंगे।
80 करोड़ लोग, छोटी बात नहीं, 80 करोड़ लोगों को अन्न देना, 5 किलो का राशन देना, और आज तक ये व्यवस्था चल रही है। तो इस प्रकार के व्यवस्था लाकर देश के गरीब और देश के लोगों के साथ संवेदनशील होना और ऐसी फिर योजना लाना, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के अपने वैज्ञानिकों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। पहली बार हिंदुस्तान ने किसी भी डिजीज के लिए पहली बार दुनिया के एट पार और आगे बढ़कर वैक्सीन बनाई है। नहीं तो हमारे यहाँ 20-20 साल बाद वैक्सीन आती थी जी, अपनी बनाने वाली। सारी दुनिया कह रही थी वैक्सीन हम नहीं देंगे हिंदुस्तान को, और बाद में हिंदुस्तान ने 150 देशों को मदद करी है। चाहे दवाई हो, चाहे पीपीई किट हो, चाहे मास्क हो, जो हमारे यहाँ नहीं बनते थे हमने अपने आप ही बनाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को, व्यावसायिक लोगों को आगे बढ़ाया और सारी तमाम दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट भी किए। 150 कंट्रीज को हमने इसका लाभ पहुंचाया। आज हिंदुस्तान के चाहे पड़ोसी की नीति हो, चाहे बड़ी विदेश नीति हो, हिंदुस्तान के बगैर विदेश नीति का कोई हिस्सा पूरा नहीं होता है। हिंदुस्तान क्या सोचता है, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, दुनिया के सब डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज इस बात को आज फॉलो करते हैं। G20 पहले भी हुआ, G20 में पूरे देश का समावेश, हर प्रांत में G20 की कोई ना कोई मीटिंग हुई। लोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि श्रीनगर में G20 की मीटिंग हो जाएगी, और G20 की सफल मीटिंग श्रीनगर में हुई। दुनिया को भारत कैसा है ये दिखाने का काम G20 के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। दुनिया में पहले हमारे यहाँ आतंकवादी आते थे और हम ऐलान कर देते थे कि अब बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पहली बार इजराइल और अमेरिका के बाद कोई देश ऐसा है जिसने अपने यहाँ घटना हुई तो दूसरे देश में घुसकर, उनके घर में घुसकर मार की